चलिए भाई, 12th क्लास तैयार है आप लोग पढ़ने के लिए। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर को जोड़ना। कैपेसिटर को बिल्कुल ऐसे ही जोड़ते हैं जैसे आप 10th क्लास में रेजिस्टेंस को जोड़ करके आए थे। कितने मेथड थे आपके रेजिस्टेंस को जोड़ करने के? वहाँ पे 2 मेथड, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। बिल्कुल ऐसे ही कैपेसिटर्स को भी ऐड करना है और ऐड करने के बाद इसके भी हमें 2 ही मेथड देखने हैं जिनका अलग अलग सर्किट में यूज किया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में पहला कॉम्बिनेशन आपका वही सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक तीसरा कॉम्बिनेशन भी होता है जिसको मिक्सिंग बोलते हैं। सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ आ जाए तो कैपेसिटर्स ऐड किए जाते हैं। क्यों इन्हें कंबाइन किया जाता है? जिससे कि हम एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकें। टू स्टोर, कल भी बताया था, एनर्जी और चार्ज, जिससे कि आप एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज को इसके अंदर स्टोर कर सके, इसलिए हम कैपेसिटर को ऐड करते हैं। क्लियर है मेरी बात? पहला कॉम्बिनेशन सीरीज और दूसरा पैरेलल। तो सीरीज पैरेलल आपको पता भी होंगे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे एक बेंच है, अपनी एक बेंच है क्लास में बैठने वाले बच्चों के लिए, और उसके ऊपर 2 या 3 बच्चे बैठे हैं या खड़े हैं किसी जगह पे। तो ये सिचुएशन है, मान लीजिए ये एक स्टूडेंट 1 है, ये इसका लेफ्ट हैंड है और ये इसका राइट हैंड है। तो जो इसकी साइड में दूसरा स्टूडेंट होगा, क्या उसका ये लेफ्ट हैंड होगा और ये राइट हैंड होगा? और ये तीसरा स्टूडेंट है, इसी तरह इसका लेफ्ट, ये इसका राइट। अगर एक स्टूडेंट का एक लेफ्ट दूसरे स्टूडेंट के राइट के पास हो और दूसरे का राइट तीसरे के लेफ्ट के पास हो, और ऐसे ही वो एक सीरीज में खड़े हों, तब इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन उनका बोल सकते हैं। यही फिनोमिना हम लोग कैपेसिटर के लिए यूज करते हैं। अगर ये कैपेसिटर है C1, ये C2 और ये वाला हमारा C3, 3 कैपेसिटर हैं, तो इनका भी ऐसे ही कनेक्शन होगा। इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके हिसाब से हम करंट के हिसाब से चेक करते हैं कि करंट या चार्ज, अगर उसको एक ही रास्ता मिल रहा है चलने के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। पैरेलल को अगर इसी के हिसाब से देखें तो पैरेलल में याद रखिए, जब एक स्टूडेंट का लेफ्ट हैंड दूसरे स्टूडेंट के लेफ्ट हैंड के पास या तीसरे या चौथे के पास हो और उन सब के राइट भी एक ही पॉइंट पर कनेक्ट हो, तब हम कह सकते हैं कि वो सब कैसे हैं? पैरेलल में। जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हैं किसी एक लाइन के अंदर, तो ये आपका लेफ्ट, ये राइट, ये आपके पीछे खड़ा हुआ कोई स्टूडेंट, ये उसका लेफ्ट, ये उसका राइट, तीसरे का भी ऐसे ही राइट लेफ्ट। अगर ऐसे हैं तो हम क्या बोल देते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को कि ये सभी पैरेलल में खड़े हैं। तो कैपेसिटर के केस में क्या होगा, मान लीजिए अपने पास ये 3 कैपेसिटर हैं, C1, C2, ये C3। अगर इनके सबके एक साइड के पॉइंट किसी एक कॉमन पॉइंट से और दूसरी साइड के सारे पॉइंट किसी दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हों, तब हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर्स क्या हैं? आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और इस केस में जब एक का लेफ्ट दूसरे के राइट से, यानी एक टर्मिनल दूसरे के पहले टर्मिनल से और दूसरे का दूसरा टर्मिनल तीसरे के पहले टर्मिनल से कनेक्ट हो, तो इन्हें सीरीज बोलते हैं। अब हम इनका फॉर्मूला तैयार करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर मान लीजिए हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। ये C1, दूसरा C2 और तीसरा अपना C3। ये 3 कैपेसिटर हो गए भाई, एक C1, एक C2 और एक C3। तीनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं और हम इन्हें सीरीज में जोड़ रखा है। किससे जोड़ रखा है? बैटरी से। ये बैटरी होगी हमारी 20 वोल्ट की, इस बैटरी से हमने जोड़ दिया इसको। ये बैटरी का प्लस माइनस, इसकी कैपेसिटेंस कितनी? C1, C2, C3। जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो सभी कैपेसिटर्स में चार्ज इक्वली स्टोर्ड होता है। जैसे करंट को याद रखते हैं कि सीरीज में करंट सेम चलता है, इसमें चार्ज इक्वली स्टेट होता है। तो इसमें अगर Q चार्ज स्टोर हुआ, इसमें Q स्टोर हुआ, तो इसमें भी Q स्टोर होगा।
ये टर्मिनल पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव, इसमें भी ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब ये Q कौन सी प्लेट का होगा? वैसे तो दोनों पे इक्वली होता है, पर याद रखिए फॉर्मूले में C = Q/V जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर ये Q पॉजिटिव प्लेट का लेना होगा आपको। तो पहले कैपेसिटर C1, C2 और C3 तीनों में सेम चार्ज स्टोर हो गया हमारा, Q Q Q। इस तरह से हमने तीनों में चार्ज स्टोर किया। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का अलग अलग होगा। मान लीजिए इसका V1 है, V1 का मतलब इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर अगर एक वोल्ट मीटर लगाया जाता तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 शो करता। ऐसे ही अगर इसके लिए आप लगाते कोई दूसरा तो कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस शो करता V2 और ये V3। ये कहानी हम लोग स्टडी ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर भी पढ़ते हैं। हम लोग आफ्टर स्टडी स्टेट इस बात को पढ़ रहे हैं। बिफोर स्टडी स्टेट अलग बात होती है कैपेसिटर्स में, वहाँ पे चार्ज धीरे धीरे स्टोर होता है। ये आफ्टर स्टडी स्टेट है, इसका मतलब अब जा और कोई नया चार्ज इसके अंदर स्टोर नहीं होने वाला। चलिए तो आगे देखते हैं। तो हियर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा कि जो नेट पोटेंशियल है वो तीन जगह ब्रेक हुआ। V = V1 + V2 + V3। जो नेट पोटेंशियल V था, V का मतलब ये टर्मिनल V और ये 0, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो V है V - 0 V बनता है। तो ये तीन जगह खर्च हो रहा है। इसने V1 ड्रॉप किया, इसने V2 ड्रॉप किया, इसने V3 ड्रॉप किया। ड्रॉप का मतलब इन्होंने इतना इतना इसमें से ले लिया। कितना लिया? C1 ने V1, C2 ने V2 और C3 ने V3। इतना इतना इन तीनों ने ले लिया। अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 क्या रीडिंग देगा? तो Q = CV होता है। तो V = क्या होगा? Q/C मीन्स Q/C1। V2 क्या रीडिंग देगा भाई? चार्ज Q है इसमें भी, कैपेसिटेंस C2 और इसमें V3 Q/C3। तो V1, V2 और V3 की वैल्यू आ गई। तो हम इनको अगर लिखें और Q कॉमन भी ले लें तो क्या लिख सकते हैं? 1/C1, 1/C2 + 1/C3। क्या आपको ये बात समझ में आई? हमने तीनों V1, V2, V3 की वैल्यू रख करके उसमें से किसको कॉमन ले लिया? Q को कॉमन ले लिया, क्योंकि तीनों पे चार्ज ही Q स्टोर था। अब अगर हम तीनों को हटा दें, तीनों को हटा दें और सेम चार्ज किसी एक के अंदर स्टोर कराएं, इतना ही चार्ज किसी एक के अंदर स्टोर कराएं, ऐसे कि मान लो ये C है और इस पर Q चार्ज आ जाता है, प्लस 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 माइनस 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 और वोल्टेज है V। तो ये जो C होगा यहाँ का, जो अगर वोल्ट मीटर लगा के आप वोल्टेज चेक करोगे इस C के अक्रॉस वोल्ट मीटर से, तो ये वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा? तो V = Q/C रीडिंग देगा। तो ये जो C है नए वाला, तीनों की जगह लगाया गया, ये इनका इक्विवेलेंट बोला जाएगा। तो क्या कहेंगे हम? इफ C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of C1, C2 and C3, then V = क्या हो जाएगा? Q/C। इक्विवेलेंट क्यों कहा गया इसे? इक्विवेलेंट इसलिए कहा गया क्योंकि जो काम इन तीनों ने किया था वो उस अकेले ने कर दिया, तो इसका इक्विवेलेंट है। तो ये V = Q/C होगा। और इक्विवेलेंट भी कौन से वाला आप याद रख सकते हैं? सीरीज इक्विवेलेंट। ये सीरीज इक्विवेलेंट है, ये सीरीज इक्विवेलेंट है। तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कहोगे? फ्रॉम 1 and 2 अगर इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लिखो तो Q/C तो सेकंड से आ गया और फर्स्ट से क्या आया? Q × 1/C1, 1/C2, 1/C3। Q से Q कैंसिल, तो क्या फॉर्मूला आपका बन के आया सीरीज कॉम्बिनेशन में? तो 1/C या C इक्विवेलेंट कह सकते हैं सीरीज में, इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में।
तो ये बिल्कुल उसी के जैसा है जैसे वहाँ पे 10th क्लास में आप रेजिस्टेंस को जब ऐड करते थे सीरीज में, तो वहाँ पे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल आता था। मीन्स जो रेजिस्टेंस का 10th क्लास में आपने पढ़ा पैरेलल वाला, ये उसके जैसा सा है देखने में। तो इसका मतलब जो पैरेलल में इसमें पढ़ोगे वो कैसा होगा, तो कैपेसिटर का जो पैरेलल का होगा वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज का फॉर्मूला हो। तो ये आप लोग इसको नोट करिए। अब इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, इसको नोट करिए बेटा। फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ पे बात कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी, जब आपने इसकी स्टार्टिंग की तो आपने देखा कि तीनों कैपेसिटर में चार्ज तो सेम स्टोर हुआ, पर पोटेंशियल डिफरेंस सभी के क्या क्या थे, अलग अलग थे। तो आप क्या कहेंगे, Q स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, कैसे, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, क्या ये भी सेम है, नहीं, ये डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट आएगा आपका निकल करके। दूसरी प्रॉपर्टी, Q और V और C, इनमें क्या रिलेशन है यहाँ, C इक्वल टू Q/V। अगर सीरीज की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की, जितने भी कैपेसिटर सीरीज में हैं तो उनके लिए Q क्या होगा, कांस्टेंट। Q क्या होगा इसमें, कांस्टेंट। तो आप कह सकते हैं C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब जिस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा होगा या जिसने ज़्यादा वोल्टेज यूज की होगी, उसकी कैपेसिटेंस सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर होगा उसकी पोटेंशियल ड्रॉप उसके लिए सबसे ज़्यादा होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, इसको लिखने से पहले इसको एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपके पास ये 6 हो और यूनिट इसकी पता प्रैक्टिकल माइक्रोफैरेड है, जो हम पुरानी वीडियो में पढ़ भी चुके। ये 6 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड, बोथ आर इन सीरीज और पैरेलल। तो ये पैरेलल में है और सीरीज में क्या होगा, दोनों को लूँगा मैं अलग अलग। पैरेलल वाला बाद में करेंगे, पर अभी सीरीज पे बात करें। 6 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड। तो जब इनका सीरीज कॉम्बिनेशन लोगे तो क्या होगा बताइए आप, 1/C इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। आपने सोल्व किया तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। ऐसे करोगे, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, 6 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 यहाँ 2, तो 3/6, फिर उल्टा कर दोगे तो 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। तो जो बेटा हमारा रिजल्ट आता है, रिजल्ट कितना है, 2 माइक्रोफैरेड। और कैपेसिटर कितने कितने थे, एक 6 माइक्रोफैरेड और एक 3 माइक्रोफैरेड। तो रिजल्ट 3 से बड़ा है, 3 से छोटा, तो रिजल्ट 3 से भी छोटा है। तो मीनिंग क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स लगे होंगे उनका जो रिजल्ट आएगा, जो इनका इक्विवेलेंट होगा, वो हमेशा जो सबसे छोटा कैपेसिटर है उससे भी छोटा होगा। ये बात याद रखने की। और एक और बात, फोर्थ प्रॉपर्टी के नाम से उसको जान लेते हैं। क्या बात है फोर्थ वाली, वो तो जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना और कुछ नहीं। मान लो ये 2 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर हैं, तो इनका रिजल्ट कितना आएगा। तो अगर 2 हो तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि ऊपर इनकी मल्टीप्लाई और नीचे इनका डिवीजन, सॉरी इनका एडिशन, तो 4/2। तो क्या आंसर आ गया, 2। अगर ये 3 होते तो 1/C करके इसका आंसर 2/3। 4 होते 2/4, 5 होते तो 2/5। यहाँ भी आपने ऐसे ही किया, 2/2 किया आपने इनको, सॉरी ये 4 आया था, ये 1 हो गया था। तो आप देख रहे हैं जब 2 हैं एक जैसे तो 2 को 2 से डिवाइड किया, जब 3 है 2 माइक्रोफैरेड के तो 3 से डिवाइड, 4 है तो 4 से डिवाइड, 5 है तो 5 से डिवाइड। अगर n हो तो क्या करोगे, तो n से डिवाइड कर दोगे। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n। मीनिंग कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं अगर सब C माइक्रोफैरेड के हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, किसी एक की कैपेसिटेंस को n से डिवाइड कर दो। और थर्ड पॉइंट कौन सा बताया मैंने, कि जो रिजल्टेंट आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कौन से में, सीरीज में,
कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? थर्ड पॉइंट मैंने यहीं से लिया। जो रिजल्ट आया वो 2 माइक्रोफैरेड था और सबसे छोटा था यहाँ 3, तो 3 से भी छोटा आया और 4th ये होगी। तो इस तरह से हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन पूरा होता है। इसको नोट करिए आप लोग। अब हम लोग करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हम लोग ऐसे ले लेते हैं क्या, 2-3 कैपेसिटर मान लेते हैं अपने, वही एक C1, दूसरा C2 और तीसरा C3, और तीनों के कॉमन पॉइंट को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से कनेक्ट करा देंगे बैटरी के। तो ये हो गए, ये सबके लेफ्ट और राइट टर्मिनल मैं मान लेता हूँ और सभी को एक साथ एक किसी कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करा देता हूँ। तो ये कॉमन, और इसी तरह राइट भी ऐसे ले लिए, ये किसी पर्टिकुलर से कनेक्ट करा दिए, और इनका कनेक्शन किससे करा दिया हमने अपनी, वही बैटरी से। ये बैटरी हो गई, ये V वोल्ट की बैटरी है, ये इसका प्लस, ये माइनस, ये V, तो ये V और ये 0। बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो शुरू में इनमें सब में चार्ज स्टोर होना होगा, शुरू हुआ होगा, अलग अलग कैपेसिटेंस थी तो सब ने अलग अलग चार्ज को स्टोर किया होगा। C3 मान लीजिए जिसने Q1 किया तो ये प्लस Q1, ये माइनस Q1, कुल मिला के यहाँ Q1 ही होता है, माइनस मैंने लिख दिया ऐसे ही है, प्लस Q2, ये माइनस Q2, और ये प्लस Q3 और ये माइनस Q3। ये इक्वल होते हैं बेटा। जब फॉर्मूले में लिखते हैं तो प्लस वाली का लिखते हैं, या ऐसे मान लो कि चार्ज को जब लिखते हैं तो विदाउट साइन लिखते हैं। ये चार्ज स्टोर हो गया। पोटेंशियल का डिफरेंस देखो तो इसका ये टर्मिनल V पे है, ये किस पे, 0 पे, तो इसका डिफरेंस V कितना है, इसका डिफरेंस V। वोल्टमीटर अगर लगाओगे तो कितना डिफरेंस दिखाएगा वो V। इसका ये पॉजिटिव V पे और नेगेटिव 0 पे, तो इसका भी डिफरेंस V, और सेम इसका भी V। तो हम कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों का डिफरेंस V रहा। डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ, चार्ज। अगर यहाँ से Q चार्ज गया होगा तो तीनों पे अलग अलग चार्ज पहुँचा। इस पे Q1 स्टोर हुआ, दूसरे पे Q2 और तीसरे पे Q3। अगर यहाँ से इस Q1 की वैल्यू आप लिखते तो Q1 क्या लिखते, Q इक्वल टू CV होता है, तो C की जगह तो CV और V की जगह पोटेंशियल डिफरेंस V। इसमें Q2 कितना स्टोर हुआ होगा, तो C2 इंटू V, और यहाँ का Q3 क्या लिखते हैं आप, C3 इंटू V, क्योंकि डिफरेंस सबका सेम है। फॉर्मूले में Q इक्वल टू CV में V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, C कैपेसिटेंस, और Q चार्ज स्टोर्ड इनसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। पॉजिटिव प्लेट का चार्ज हम लोग लेते हैं। तो हम यहाँ दिखाई दे रहा आपको फ्रॉम फिगर कि Q जो है वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर ये 3 जगह स्टोर हुआ और तीनों जगह से हमने इसकी वैल्यू निकाल रखी है तो इसको रखने में कोई बुराई नहीं। तो Q1 की जगह क्या लिखेंगे आप, C1V, C2V, C3V। अगर V कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। अब वही बात कि अगर इन तीनों को हटा करके कोई एक लगा दें, तीनों को हटाकर कोई एक लगा दें और उसकी कैपेसिटेंस अगर C हो तो ये फॉर्मूला क्या होगा, इफ C P भी लिख सकते हैं, C पैरेलल के लिए, इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर ये इसकी है तो हम क्या लिखेंगे, देन Q टोटल चार्ज उस अकेले के अंदर ही स्टोर हो जाएगा, बस बाहर से लाने की क्या जरूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं पड़ेगी। तो ये आगे मेरी इक्वेशन 2, और अगर मैं फ्रॉम 1 and 2 से पहले की तरह लिखूँ 1 and 2 से, तो क्या लिखूँगा मैं कि CV इक्वल टू, वहाँ से V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3।
V से V कैंसिल, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो वही आ गया जो मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में जो रिजल्ट आएगा, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो हमें ऐसी लगेगी जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर रखे हों, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर रखे हों, बिल्कुल ऐसा आपको दिखाई देगा। देखिए वहाँ रेजिस्टेंस जब ऐड करते थे आप R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वो आप नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, पर फिलहाल हमने आपको थोड़ा सा उसका रिवीजन करा दिया। अब हम लोग इनकी वही प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी सीरीज वाले की, ऐसी इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो हम बिल्कुल ऐसी ही लिखेंगे जैसी उसकी लिखी थी। आपने सभी के लिए देखा पोटेंशियल क्या था, चार्ज क्या था, तो चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर्स, हर एक के अंदर जो चार्ज स्टोर्ड हुआ वो सेम था कि डिफरेंट, तो सभी में वो डिफरेंट था, तो ये फैक्टर हमारा डिफरेंट। दूसरी प्रॉपर्टी इसी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स, हर एक के लिए वो क्या आया, तो आप कहोगे सेम आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक के लिए कितना था, सेम था, और चार्ज स्टोर्ड सभी में अलग अलग हुआ। अगर यहाँ से देखें आप कैपेसिटेंस का ये, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, Q सभी के लिए सेम है, तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा, सॉरी V सेम है, Q तो डिफरेंट है भाई, C प्रोपोर्शनल टू V, यानी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके अंदर जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसके अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा पैरेलल में। मान लीजिए 3 है आपके, 5, 10 और 15 माइक्रोफैरड, तीनों के लिए वोल्टेज तो सेम है, तो चार्ज किसके अंदर ज़्यादा स्टोर होगा, तो जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो 15 माइक्रोफैरड वाले के अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, रिजल्ट की बात करते हैं, तो रिजल्ट पे आ जाते हैं वही पहले की तरह। अगर ये 6 माइक्रोफैरड है और ये 3 माइक्रोफैरड है, तो क्या आएगा आंसर, अब आप मुझे बताएं। तो 9 माइक्रोफैरड इसका आंसर होगा। तो जो रिजल्ट आया वो बड़े वाले से भी ज़्यादा आया, तो क्या कहेंगे आप, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इन सर्किट। तो जो रिजल्टेंट होगी पैरेलल में वो सबसे बड़े वाले से भी ज़्यादा होगी। देखिए दोनों अगर पैरेलल में आप जोड़ दें इस तरह से, तो इनका C इक्विवेलेंट कितना होगा, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 6 + 3 9 माइक्रोफैरड। जो सबसे बड़ा इसका 6 था, ये उससे भी ज़्यादा होगा। क्लियर है बेटा। इसे आप तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर, फोर्थ के अंदर ले लेना या सेकंड के अंदर ले लेना इसको। ये वाली हमारी कौन सी बन जाएगी फिर, थर्ड। अब बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ प्रॉपर्टी पाइए, डायरेक्ट इसमें आपको ऐड करनी है क्वेश्चन में। मान लीजिए 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड या 2 ही मान लो। रिजल्ट कितना आया, 4। एक और ले लो, रिजल्ट कितना होगा, 6। एक और ले लो, रिजल्ट कितना होगा, 8। तो क्या कर रहे हैं आप, इन्हें ऐड करते जा रहे, 2 2 2 2। अगर ये 5 होते होते 10, 6 होते तो 12। तो आप एक तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर से इनके। अगर ये आइडेंटिकल है और n है, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, n × C। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। अगर सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल है, मतलब सबकी कैपेसिटेंस सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हें इससे मल्टीप्लाई कर दो C इक्विवेलेंट को। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब पैरेलल में ऐड किया गया तब उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो ये प्रॉपर्टीज होंगी।
तो सीरीज में आपको 1 करके ऐड करने हैं और फिर उनका उल्टा करके रिजल्ट निकालना, और पैरेलल में क्या करना बेटा आपको, पैरेलल में आपको डायरेक्ट ऐड कर देने हैं। ये प्रॉपर्टीज ये सब कुछ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इनके नोट्स आपको बनाने हैं। इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।